हेलो मीडिया फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट 1 to 10 तक तो आ चुका है, बट अभी पीजीटी का रिज़ल्ट आना बाकी है, जिसका बहुत सारे अभ्यर्थी को इंतज़ार है। और फ्रेंड्स, जब तक पीजीटी का रिज़ल्ट आएगा नहीं, तब तक आगे का जो भी प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो नहीं पाएगा। और आप सभी लोग जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, वो इस चीज़ के लिए परेशान है कि हमारा काउंसलिंग कब होगा। और इसी बीच में तब तक एक न्यूज़ निकल कर आ जाता है NIOS DLED का, और जो कि सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं परेशान कर देता है और सभी चिंतित हो जाते हैं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में बात करना चाहूँगी। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, और टीआरई 4 के नोटिफिकेशन का क्या सच है इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो डीवी का डेट है, न्यू काउंसलिंग का जो डेट है, वो आ गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। और वो हमने अपने टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दिया था कल ही, और उसको मैंने अपनी कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अभी मेरा पेपर चल रहा है पीजी का, तो बहुत मतलब कम टाइम मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए, और बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं। तो जब भी कोई इस तरह का इन्फॉर्मेशन आता है जो इम्पोर्टेंट लगता है, ज़रूरी है, तो वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर देती हूँ और टेलीग्राम पर मैं शेयर कर देती हूँ, ताकि इंस्टेंट आप लोगों को जानकारी मिल जाए। क्योंकि वीडियो बनाने में देर भी हो जाती है, बट जानकारी आपको इंस्टेंट मिले, ठीक है। तो इसके लिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को वेब स्टूडियो केयर के नाम से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वहाँ पर आप सभी लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए मैं विस्तार से बात कर लेती हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी लगभग मतलब 1100 के आसपास लोग ज्वाइन हुए हैं जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर। तो बहुत लोग नहीं देख पाते, इसलिए मुझे लगता है कि वीडियो में भी बता देना चाहिए। जो हम लोगों का डीवी का डेट है, न्यू डेट, अब वो जनवरी में है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हेडमास्टर का जो डेट है काउंसलिंग का, वो ठीक है, मतलब जो पहले था वही है। जो पहले था तो अभी 20 से 22 कर दिया गया है। पहले 20 से 21 था, 20 से 22 दिखा रहा है। और उसके बाद जो सक्षमता पास वाले हैं उनका भी 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक है। और जो 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 ये सभी लोगों का जो डीवी है वो 9 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में होगा, यानी कि 9 से 16 जनवरी तक होगा, ठीक है, 2025 में। यानी अब आपका जो डीवी होगा इस साल नहीं होगा, अब अगले साल होगा, यानी 2025 में होगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, जिससे कि आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट में सुधार कर सकते हो। जो भी करना है, जो भी चीज़ें करनी है, जिसको लेकर आप सभी लोग बहुत ही परेशान, डॉक्यूमेंट एरर को लेकर ज़्यादा ही परेशान आप लोग दिख रहे थे, तो सब कुछ मतलब आप सभी लोग अच्छे से कर सकते हो, इतना टाइम सफिशिएंट है करने के लिए। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, NIOS DLED को लेकर के जो भी चीज़ें आई है सामने, और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर जो जजमेंट आया, जजमेंट की जो कॉपी आई, आपने अगर देखा होगा तो ओवरऑल मैं बस ये बताना चाहूँगी कि उन्होंने NIOS के सपोर्ट में बोला, और मतलब जो भी चीज़ें हैं, अगर वो एलिजिबल है तो बिल्कुल उन्हें शामिल करना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि जो बिहार गवर्नमेंट हो वो किस प्रकार से उन्हें शामिल करती है, इस भर्ती में शामिल करती है, अगले भर्ती में शामिल करती है, किस तरीके से करती है। अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें शामिल अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत करा है, उन्होंने भी डिग्री लिया है। बट आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे ना कि इस वैकेंसी में कैसे शामिल किया जाए, उन्होंने तो पेपर दिया नहीं, तो उनको डायरेक्ट काउंसलिंग में कैसे ले लिया जाए, ये भी क्वेश्चन बनता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बिहार गवर्नमेंट इसी वैकेंसी में उन्हें शामिल करे या अगली वैकेंसी में शामिल करे, ये जो डिसीजन है तो बिहार गवर्नमेंट का है, ठीक है, ये तो मैं नहीं बोल सकती। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें भी शामिल किया जाए, उनको भी एलिजिबल किया जाए, ठीक है। लेकिन जो बीपीएससी टीआरई थर्ड का वैकेंसी आया था, तो उसका नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि जो NIOS DLED है वो मतलब कि यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, उनको नहीं लिया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी कोई भी अगर फॉर्म भरते हैं कि फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का कुछ भी अगर आता है हमारे सपोर्ट में फैसला वगैरह, तो हमें शामिल कर लिया जाएगा। ये चीज़ समझकर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होंगे वो कहीं ना कहीं आवेदन किए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर पाए होंगे। तो अगर मान लो जो आवेदन किए थे उनको भी अगर गवर्नमेंट लेती है, तो जो आवेदन नहीं किए थे फिर उनके साथ अन्याय होगा। वो ये सोचेंगे कि फिर आपने नोटिफिकेशन में ये बातें क्यों लिखा,
नहीं तो मैं भी भरता अगर फॉर्म, या हम लोग भी भरते तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाता, तो फिर उनके साथ गलत होगा। और जो लोग फॉर्म अगर भरे हैं, ठीक है, अगर वो बोलते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एलिजिबल कर ही दिया, शामिल कर ही दिया, तो हमने फॉर्म भी भरा, हमारा सिलेक्शन भी अगर हुआ है, या मान लो कि हमारा रिजल्ट भी आया है, तो आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हो? तो एक कहीं ना कहीं की एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, जो मुझे लगता है, आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर आप लोग अगर चिंतित है कि डीबी नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं स्टे तो नहीं लग जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई स्टे नहीं लगेगा, जो भी प्रोसेस है आगे बढ़ेगा, और आप सभी लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होइए। दूसरा एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जिनका सिलेक्शन हो गया है, खासकर जो डीएलएड वाले हैं, वो प्रभावित किसको कर रहे हैं अभी 1 to 5 और 6 to 8, लेकिन 9, 10, 11, 12 वाले इसलिए चिंतित है कहीं दोबारा एग्ज़ाम गवर्नमेंट कराएगी तो इतना आसान नहीं है कि पूरे एग्ज़ाम को मतलब रद्द करके और फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। ठीक है, आपको क्या लगता है? आपको अगर जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे जो लगता है मैं बता रही हूँ, आपको जैसा लगेगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। फ्रेंड्स, मुझे यही लगता है कि पूरे एग्ज़ाम को गवर्नमेंट रद्द नहीं करेगी, और जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनको डायरेक्ट काउंसलिंग में शामिल नहीं कर पाएगी। ठीक है, बाकी आगे क्या बिहार गवर्नमेंट का डिसीजन होता है ये बिहार गवर्नमेंट ही बताएंगी। ठीक है, हम लोग तो बस एक अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा ये चीज़ है कि जो मतलब कि एलिजिबल है नेक्स्ट तो वैकेंसी में तो रहेंगी ही, नो डाउट, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि 1 to 5 और 6 to 8 में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर वो परेशान हो रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको परेशान नहीं होना है। जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका रिजल्ट आ गया है, तो देखो अब उनको बाहर नहीं किया जा सकता है। अगर उनका रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, तो आपका ज्वाइनिंग होगा, आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप परेशान नहीं होइए, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप बस फोकस अपनी आगे आने वाला जो प्रोसेस होने वाला है उस पर कीजिए, उसके लिए आप तैयारी कीजिए। ठीक है, बाकी जो भी न्यूज़ है उसके ऊपर आप फोकस नहीं कीजिए। देखिए टीआरई 1 में क्या हुआ था कि बीएड को बाहर किया गया था प्राइमरी से, तो उस टाइम अभी रिजल्ट नहीं आया था, उस टाइम रिजल्ट से पहले ही सारी चीज़ें क्लियर हुआ। ठीक है, और उसके बाद मतलब उनको बाहर किया गया। ठीक है, तो मतलब रिजल्ट आने से पहले ही ये सब कुछ चलने लगा था। फिर हुआ कि भाई प्राइमरी वालों को रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, बहुत सारी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। तो फाइनली मतलब कि बाहर हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो भी कहीं ना कहीं आदेश था। दूसरा ये चीज़ था फ्रेंड्स कि इस बार क्या है कि रिजल्ट भी आ गया है, सिलेक्शन मतलब जो भी कैंडिडेट्स का हो गया है उनको अब सिलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता है, ये इतना आसान नहीं है। दूसरा ये भी चीज़ है, आपने कभी पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ही ये भी था जजमेंट कि जब कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उसी नोटिफिकेशन के बेस पर उस बहाली प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है, उसके बीच में किसी प्रकार का आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। और बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो नोटिफिकेशन था इसमें एनआईओएस डीएलएड को मतलब एलिजिबल नहीं माना गया था, तो अब बीच में कैसे माना जाएगा? तो अब ये तो देखो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है अभी ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और आगे हम सभी लोगों को पता चलेगा कि जो बिहार गवर्नमेंट है वो क्या डिसीजन ले पा रही है। लेकिन अभी मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को स्ट्रेस में नहीं आना है, टेंशन में नहीं रहना है। जिनका सिलेक्शन हो गया है वह श्योर रहे। ठीक है, और टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हैं तो मतलब कहीं ना कहीं उनको तो उतना नहीं चिंता होगा, उनको बस इस बात की चिंता होगा कहीं दोबारा एग्जाम कंडक्ट होगा तो फिर हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आता है तब तक मतलब जो है ना एक मन में संशय सा और संदेह सा बना होता है, डर सा बना होता है, ये तो मतलब मैं मानती हूँ। लेकिन आपके मन में जो निगेटिविटी है ना वो कहीं ना कहीं आपको और निगेटिव चीज़ों की ओर लेकर जाएगी और जिससे आप और परेशान होंगे। इसलिए आपको मतलब अपने आप को निगेटिव चीज़ों से बचाना है, निगेटिव थॉट से अपने आप को अभी बचा कर रखना है। आप अभी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए और ज्वाइनिंग लेटर तक आप पहुँचिए पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, क्योंकि देखो रिजल्ट आ गया मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव थॉट रखना बहुत ही ज़रूरी है अपने मन में, क्योंकि पॉजिटिव थॉट आपके मन को शांति प्रदान करती है और नेगेटिव थॉट आपके मन को अशांत करती है, आपको बेचैन करती है, आपको परेशान करती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो भी चीज़ें हैं वो सबके लिए हैं, तो इसलिए हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं पेशेंस बनाकर रखना चाहिए पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, अब देखो डीवी का जो डेट है वो डेट पर डेट आते जा रहा है, चेंज होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भाई जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं होता है तब तक शिक्षा विभाग अपना डेट देते जा रही है, बदलते जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। एक बार पीजीटी का रिजल्ट आ जाए,
डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाए, उसके बाद आप डीवी का डेट दे दो और एक डेट दो फिक्स कर दो, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को ओबी डेट के लिए बोला था, जो दूसरा डेट आया था उसके लिए भी मैंने अपनी वीडियो में ये बोला था कि आप लोग जो अदर कैंडिडेट्स हो अदर स्टेट का, वो आप सभी लोग रिजर्वेशन नहीं करवाना। जैसे टीआरई 3 का जो डीवी का फर्स्ट डेट आया था उसमें आप लोगों ने करवा लिया था रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये रिजर्वेशन करवा लिया था आप लोगों ने, और रिजर्वेशन करवा के फिर आप लोगों को टिकट कैंसिल करना पड़ा होगा। कुछ लोगों को तो मैंने ये भी सुना कि वो बिहार आ भी चुके हैं। मैंने बोला था ना कि इतने दिन आप आकर बिहार बैठोगे, बताओ नेक्स्ट डेट के लिए कब तक इंतज़ार करोगे। जो भी प्रक्रिया आगे जब बढ़ जाएगी, जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है वो आपको मिल जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट जब अलॉट हो जाएगा तभी आप आना, ठीक है, तभी आप श्योर मानना। ये जो बीपीएससी टीआरई 3 है, पता नहीं इस पर कौन सा ग्रह छा गया है कि आप सभी लोग देख रहे हो, एक तो एग्ज़ाम हुआ तो वो कैंसिल हुआ, दोबारा एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद कैसे कैसे फिर रिजल्ट आया, इतने वेट करने के बाद उसके बाद डीवी का भी डेट पर डेट मिलते जा रहा है। और ये भी जो डेट आया है ना, ये भी फाइनल है कि नहीं, ये भी मुझे तो इस पर भी डाउट हो रहा है, ठीक है। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, भगवान करे कि फाइनल डेट हो और इस डेट पर डीवी हो जाए। लेकिन फिर भी हम सभी लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंस के साथ इंतज़ार कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो जो हम लोग कर सकते हैं वही हम लोग करें, ज़्यादा परेशान नहीं हो। आप सभी लोगों को बस यही कहना चाहूँगी। और जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही मैं कहना चाहूँगी। और आप सभी लोग जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं सभी को मैं बधाई देना चाहूँगी और सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बिंदास रहे, आप निश्चिंत रहे, आप टेंशन नहीं ले। आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको जॉब भी मिलेगा, आपको जो नियुक्ति पत्र है वो भी मिलेगा, ठीक है। बस आप थोड़ा और पेशेंस बना कर रखिए। जब इतना साल, मतलब लगभग हमें लग रहा है कि देखो फरवरी आएगा ना तो 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए टीआरई 3 के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास नो डाउट बहुत ज़्यादा पेशेंस है और उन्होंने पेशेंस बनाया भी इस जॉब के लिए। तो थोड़ा सा और आप बना लो। जनवरी में आपका अगर डीवी हो जाता है तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग वगैरह लेकर, यानी आपका जो ज्वाइनिंग होगा फरवरी में चला जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।